पिछले लेक्चर में हम फिक्स्ड बीम के बारे में या आबद्ध धरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके एलिमेंट्री पार्ट्स पढ़ लिए थे। हम बहुत जल्दी वो सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए आज फिक्स्ड बीम को कंटिन्यू करेंगे। फिक्स्ड बीम के इस चैप्टर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हम डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स के बारे में जानने लगे, डिफरेंट टाइप की लोडिंग्स के बारे में जानने लगे, डिफरेंट टाइप की बीम्स के बारे में जानने लगे। फिक्स्ड बीम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो जानने लगे। फिक्स्ड बीम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और फिक्स्ड बीम को सॉल्व करने में क्या क्या परेशानियां हैं, हम उनके बारे में जानने लगे। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद में हम फिक्स्ड बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाएंगे और फिर हमें इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये 12 से 18 नंबर तक का पोर्शन हमारा कवर करेगा और फिक्स्ड बीम का एक क्वेश्चन लगभग 6 नंबर से 8 नंबर तक का सामान्य रूप से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। कल हमने डिफरेंट टाइप के बीम्स के बारे में चर्चा की थी। आप लोगों को याद होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहली टाइप हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। दूसरा टाइप हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। कैंटिलीवर बीम से हमारा मतलब होता है एक ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो, उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अगर हम इसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहें तो बड़ा सिंपल सा है, ये फिक्स है और ये फ्री। ओवरहैंगिंग बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ हिस्से सपोर्ट के बाहर निकले रहते हैं, तो ये हिस्से जो बाहर निकले हुए हैं ये ओवरहैंगिंग पार्ट कहलाते हैं और ये बीम हमारी ओवरहैंगिंग बीम कहलाती है। टाइप ऑफ सपोर्ट्स के बारे में हमने आपको बताया है। रोलर सपोर्ट, जिसे कि हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस पे एक रिएक्शन होता है। हिंज सपोर्ट, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इस पे दो रिएक्शंस होते हैं। और ये फिक्स सपोर्ट, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं और इस पे 3 रिएक्शंस आते हैं। ये हमारे टाइप ऑफ सपोर्ट्स थे। टाइप ऑफ लोडिंग, अगर सारा का सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहा हो तो इसे पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहेंगे, बिंदु बल कहेंगे, संकेंद्रित बल कहेंगे। हिंदी वाले विशेष रूप से ध्यान रखना, बिंदु बल और संकेंद्रित बल ये हिंदी में नाम होंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कल मैंने आपसे कहा था UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या समरूप वितरित भार। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ऐसा लोड जो लगातार बदलता रहता हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहलाता है। ये 3 हमारे पास लोड के टाइप सामान्य रूप से होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अज्ञात राशियों की संख्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम के या स्थैतिक साम्य के समीकरणों से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम सामान्य रूप से हल नहीं कर सकते, उसे इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको हल नहीं किया जा सकता। अगर अननोन की संख्या कम हो और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की संख्या ज़्यादा हो या दोनों की संख्या बराबर हो तो इसे बड़े आसानी से हल किया जा सकता है और इसे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। पिछले सेमेस्टर तक मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाए गए थे वो डिटरमिनेंट थे। इस बार जो स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे वो इनडिटरमिनेंट टाइप के होंगे। हम 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम एक ऐसी बीम है जिसके दोनों सिरे आबद्ध हों, दोनों सिरे
फिक्स हो। इस तरह की बीम प्रैक्टिकली हम जब बनाते हैं तो हम प्रैक्टिकली जब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से हमारे कॉलम और बीम बनते जाते हैं। इन हिस्सों में कॉलम और बीम एक साथ ढाल दिए जाते हैं, मोनोलिथिक होते हैं। इनके मोनोलिथिक होने से ये बीम मुड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। अगर यही बीम हम दो ऐसी कॉलम्स पे बनाएं जो इससे जुड़े हुए ना हो और इस पे लोड आएगा तो ये बीम इस तरह से मुड़ने के लिए स्वतंत्र रहेगी और दोनों किनारों पे कभी ना कभी हमें दरारें दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा केस एक्चुअली होता नहीं है। तो हमारी बीम मुड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है, यानी फिक्स होती है। यहाँ पे स्लोप नहीं आ सकती है, यानी ये सिरा हमारा फिक्स होता है। इस तरह की बीम को हम बिल्ट इन बीम या इनकैस्टर बीम भी कहते हैं। मेन चीज दोनों सिरों पर स्लोप 0 होगा। ये अगर मुड़ेगी भी तो ये कुछ इस तरह से मुड़ेगी ताकि दोनों सिरों पर स्लोप 0 बना रहे। हल करने में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने कल पिछले पीरियड में आपको बताया था कि दोनों सिरों पर 3 और 3 अज्ञात राशियां हैं। जैसे सिरा ए है, इस पे 3 अज्ञात राशियां हैं, यहाँ पे भी 3 अज्ञात राशियां हैं। कुल अज्ञात राशियां हमारे पास अननोन 6 हैं। इक्वेशन हमारे पास 3 है, तो इसे हम हल नहीं कर सकते। हल करने के लिए हमें कुछ और चाहिए। हमने थोड़ा सा और सिंपल किया था और ये माना था कि हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगते। उस कंडीशन में हमारे ए सिरे पर अज्ञात राशियां 2, बी सिरे पर अज्ञात राशियां 2 और इक्वेशन हमारे पास 2, यानी हमारे पास अज्ञात राशियां 4 हैं और समीकरण 2 हैं। तो इसे भी हल करने के लिए 2 समीकरणों की और जरूरत पड़ेगी ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो 2 समीकरण निकालने के लिए हम इसके डिफ्लेक्शन के पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। ये देखने के लिए हमने ये पाया कि अगर हम एक फिक्स्ड बीम को देखते हैं और एक सिंपली सपोर्टेड बीम को देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे ये एम ए और एम बी लग रहा है, जबकि यहाँ पे एम ए और एम बी नहीं लग रहा। यानी अगर हम दोनों सपोर्ट पे मोमेंट लगा दें सिंपली सपोर्टेड बीम में तो वो फिक्स्ड बीम जैसा काम करने लगेगी। तो अब हमारे लिए परेशानी है कि एम ए और एम बी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हमारी फिक्स्ड बीम बड़े आसानी से हल हो जाएगी। एम ए और एम बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये पाया कि 2 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम बनाते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और एक फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए, तो साम्य अवस्था तभी रह सकती है जबकि इन दो डायग्राम का एरिया बराबर हो और दोनों की सीजी एक ही स्थान पर हो, कोइंसाइड कर रही। इन 2 समीकरणों के आधार पे m1 = m2 और x1 = x2 के आधार पर हमें अब 4 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमारे पास 4 अज्ञात राशियां, 4 समीकरण, हम इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। हमने अगर इसे हल किया तो हम ये पाएंगे कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है जिसके बीचों बीच यानी मिड स्पान पे W लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो MA और MB का मान W × L/8 होगा। ये याद करना है आपको, बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अगर हमारे पास एक
फिक्स्ड बीम हो जिस पर केवल एक यूडीएल लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो पूरे स्पान पर, तो उस कंडीशन में जो हमारे फिक्स्ड एंड मोमेंट होंगे एम ए और एम बी, इनका मान WL²/12 होगा। साइन हमेशा माइनस का रहता है क्योंकि जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो हमारे सैगिंग मोमेंट हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ये हॉगिंग मोमेंट है इसलिए नेगेटिव होगा। ऐसे मोमेंट जो इस तरीके से मोड़ते हैं वो सैगिंग मोमेंट कहलाते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं। ऐसे मोमेंट जो इस तरीके से मोड़ते हैं हॉगिंग मोमेंट कहलाते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो अभी हमारे सारे मोमेंट नेगेटिव ही होंगे, हॉगिंग ही होंगे। तीसरी कंडीशन थी कि अगर किसी बीम पे एक एक्सेंट्रिक बल लग रहा हो, एक उत्केंद्रित बल लग रहा हो, बीचों बीच में न लग के एक किनारे पर बल लग रहा हो, तो इस केस में हम एम ए और एम बी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू AB²/L²। गलत लिख दिया है, इसको सुधार देता हूं। हमारे जो फिक्स्ड बीम होती हैं उनके लाभ और हानियां क्या होते हैं। एक, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम सिंपली सपोर्टेड बीम बना ही नहीं सकते, हमें फिक्स्ड बीम ही बनानी पड़ेगी। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम बनाना चाहते हैं तो इसमें हमारी लागत काफ़ी बढ़ जाएगी। हम कोई पुल बनाते हैं तो वहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम बना सकते हैं, लेकिन घरों में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग में सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं बनाई जा सकती है। बनाएंगे तो दोनों सिरों पर दीवार और बीम के बीच में क्रैक हमेशा डेवलप होते रहेंगे, इसलिए हम सुविधा की दृष्टि से आबद्ध धरन या फिक्स्ड बीम ही बनाते हैं। इसमें सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमारे मोमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू कम हो जाती है। मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कम हो जाने से हमें अपनी बीम की साइज कम करने में मदद मिलती है। जितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, जितना ज़्यादा मोमेंट हमारी बीम पे आएगा, हमें अपनी बीम की साइज उतनी ही ज़्यादा रखनी पड़ेगी, हमें उसमें स्टील उतना ही ज़्यादा डालना पड़ेगा। चूँकि बेंडिंग मोमेंट का मान कम हो जाता है इसलिए हमारी बीम छोटी बनेगी, कम साइज की बनेगी। कम साइज की बनेगी, मटेरियल कम लगेगा, तो हमें इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम लें जिस पे पॉइंट लोड लग रहा हो तो इसमें डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम की अपेक्षा 1/4 होता है। मैं आपको दिखा देता हूं इसको। ये हमारी एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, और ये हमारी फिक्स्ड बीम है। जब इस पे कोई लोड, पॉइंट लोड काम करेगा तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, जबकि इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। यानी ये जो डिफ्लेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है, ये दूरी पुरानी दूरी के ऊपर वाली दूरी का 1/4 होगी, और अगर यूडीएल लग रहा है तो 1/5 होगी, और इन्हें बनाना बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेज, एक, दोनों तरफ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आते हैं, इसलिए हमें दोनों किनारों पे बीम में ऊपर की तरफ रेनफोर्समेंट डालना पड़ता है। टेम्परेचर चेंज हो जाए तो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, और अगर हमारे सपोर्ट के लेवल एक जैसे ना हो तो बड़ी समस्या होती है,
उसमें हमारे बीम टूटने के चांस बढ़ जाते हैं या एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट उसमें आ जाता है। ये इसकी हानियां हैं। अब हमें एक्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स हमारे फिक्स होते हैं। जैसे कि हमारी ये एक बीम है जो कि फिक्स्ड बीम है। इस फिक्स्ड बीम को हम ध्यान से देख लेते हैं, लोडिंग्स को हम देख लेते हैं, फिर इसे एक काल्पनिक समतुल्य सिंपली सपोर्टेड बीम में बदल देते हैं, इक्विवेलेंट इमेजिनरी सिंपली सपोर्टेड बीम में बदल देते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में बदलने से फायदा यह हुआ कि सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, तो अब आप इसे हल कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा इतना होगा WL/4, तो ये हमने बना दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है MA = MB = W × L/8। ये फार्मूला भी पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है, तो उससे यूज करके हम ये निकाल लेंगे। लेकिन हम ये अलग अलग बेंडिंग मोमेंट नहीं चाहिए, हमें तो इस पूरी लोडिंग के लिए, पूरी बीम के लिए एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए। तो हम थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके इन दोनों डायग्राम को एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर देंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव डायग्राम बनाया, इसके बाद उस पर नेगेटिव ओवरलैप कर दिया। नेगेटिव ओवरलैप करने के बाद अब हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो हमारा पोर्शन इसका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। इस एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बाद में हम नए सिरे से रिएक्शंस निकालेंगे और उन रिएक्शंस की हेल्प से हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यही प्रोसीजर हमारी UDL के साथ होगी। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ गए। हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने जितना पढ़ा वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।